इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पार्ट 3। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने वाले हैं, फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में देखने वाले हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? कोई रीजन और स्पेस अप टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ए चार्ज बॉडी इज ऑब्जर्व्ड। यानी कि फॉर एग्जांपल एक चार्ज बॉडी प्लस क्यू यहाँ है, तो ये एक चार्ज बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या होगा कि ये जो मेरा रीजन बना हुआ है, इस रीजन के अंदर जैसे ही कोई चार्ज दूसरा चार्ज आएगा तो इस पर क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। फिर इसको जैसे जैसे हम दूर लेते जाएंगे, इसको और फोर्स का वैल्यू कम होता जाएगा, फिर फोर्स का वैल्यू और कम होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके बाद जितना भी दूर ले जाए हम लोग इसका फोर्स का जो वैल्यू है ये वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आर क्या हो गया मेरे पास? इन्फिनिटी। आर जैसे ही इन्फिनिटी हो गया तो मेरे पास ये 0 हो गया मेरा फोर्स। जैसे ही 1/इन्फिनिटी होगा तो फोर्स मेरा 0 हो जाएगा। तो वो रीजन जब तक फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस रीजन में क्या है? इस रीजन में फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है और इसके बाहर में क्या है? इसके बाहर में फोर्स इज इक्वल टू 0 है। तो जब तक फोर्स नॉट इक्वल टू 0 हो, वो जो रीजन है वो रीजन हो मेरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? रीजन और स्पेस अप टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ए चार्ज बॉडी इज ऑब्जर्व्ड। अब अगर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ज ऐसा है कि फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है 1 न्यूटन फॉर आर इज इक्वल टू 1 मीटर फॉर एग्जांपल। अब हम लोग आर इज इक्वल टू 1000 कर देते हैं। जैसे ही 1000 करेंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये 1000 टाइम्स हुआ, यानी कि 10⁻³ टाइम्स हुआ है, तो ये 10⁻⁻6 टाइम्स होगा, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 न्यूटन। ये ऐसा क्यों है? ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। 10⁻³ हुआ तो आर स्क्वायर 10⁻6 हो गया और 1/10⁻6 यानी कि 10⁻⁻6। तो फोर्स मेरा 10⁻⁻6 न्यूटन हो गया। 10⁻⁻6 न्यूटन ऑलमोस्ट 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये 0.000001, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, यानी कि आर इक्वल टू 1000 मीटर क्या है? ये एक इन्फिनिटी पॉइंट है। सिमिलरली आर इक्वल टू 2000, ये भी एक इन्फिनिटी पॉइंट है। हर वो पॉइंट जहां पर फोर्स अप्रॉक्सीमेटली 0 हो वो मेरा इन्फिनिटी पॉइंट है। बट आर इज इक्वल टू 10 ये एक इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि आर इक्वल टू 10 पे फोर्स मेरा हो जाएगा 0.01, जो कि कंसिडरेबल है। पर 0.000001 ये बहुत ज़्यादा ही नेग्लेक्ट हो जाता है। तो वो रीजन जहां तक ये फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? उस रीजन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग पिक्चर लाइंस के थ्रू दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट को। तो उन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? उन लाइंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग को 2 इंफॉर्मेशन देता है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और अगर हम लोग और क्लियरली लिखे तो ये एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं देता, ये हम लोग को देता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। तो पहला देता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड क्या देता है हम लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहला इंफॉर्मेशन हो गया स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, और सेकंड होता है हम लोग के पास डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे होता है। ये दोनों हम स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, अगर चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? आउटवर्ड्स। और कैसे आउटवर्ड्स? रेडियली आउटवर्ड्स। किसी भी पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है। सिमिलरली अगर नेगेटिव है तो क्या होगा मेरे पास? रेडियली इनवर्ड्स। तो यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज में क्या हो गया मेरे पास? रेडियली आउटवर्ड्स। तो यहां से एक रेडियस की तरह ये बाहर निकलेगा, ये तो ये जो है ये क्या है मेरे पास? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन तो हम लोग को साफ साफ पता चल गया कि अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड्स, सिमिलरली अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड्स।
यानी कि कुछ ऐसा। अब सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है ये तो डायरेक्शन का हुआ। सेकंड इन्फॉर्मेशन है मेरा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो स्ट्रेंथ का इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चलेगा क्लोजनेस से। जितना क्लोज लाइंस होगा उतना ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट लेते हैं हम लोग थोड़ी दूर पे, ये तो ये जो रीजन है, ये रीजन एक ही फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रहा है। बट अगर यही सेम रीजन, इतना ही बड़ा रीजन हम लोग क्लोज टू सेंटर बनाए तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रहा है। और सिमिलर रीजन हम लोग और क्लोज बनाए तो ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। यानी कि पहला अगर ये हो गया E1, ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2 और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड E3 हो गया, तो मेरा जो सबसे क्लोजेस्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रहा है। और जहाँ जिस रीजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी कि E3 का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, फिर E2 क्योंकि E2 उससे थोड़ा दूर है और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक जो E1 है वो सिर्फ एक लाइंस को कट कर, तो ये सबसे कम होगा इसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज में भी सेम केस। अगर हम लोग बहुत दूर में लेते हैं तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, पर अगर हम लोग थोड़े से पास ले लेते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, और हम लोग बहुत पास ले लेंगे तो ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट होंगे उतना ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ही दूर पे पॉइंट ले लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए, अगर हम लोग एक रीजन यहाँ पर ले लें तो ये एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कट नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो जितना क्लोज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल गया। पहला इन्फॉर्मेशन क्या? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है? कि जितना क्लोज होगा लाइंस, जितना फील्ड लाइंस कट होगा किसी भी रीजन को, उतना उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और दूसरा डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड्स और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड्स। ये चीज़ ध्यान देना कि रेडियस के अलॉन्ग ही आउटवर्ड्स जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये ऐसे ऐसे चला गया, ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स जाएगा, स्ट्रेट लाइन, और वो भी रेडियली। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये ऐसा चला गया, हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स जाएगा। तो ये था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। इसका रीज़न अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सिर्फ एक ऐसा ले लेते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड्स जा रहे हैं। तो अगर एक पॉइंट ले हम लोग, ये एक पॉइंट ए आ गया, तो इस पॉइंट पे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये दिख रहा है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर एक दूसरा पॉइंट ले लें हम लोग बी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये रेडियली आउटवर्ड आया, तो इसका डायरेक्शन हो गया मेरा ये। एक और पॉइंट ले लें अगर हम लोग सी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? ये। लेकिन अगर 2 फील्ड इंटरसेक्ट कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ऐसा जा रहा हो, तो ए पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है और जबकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा है। और एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। एक पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में ही होगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कट नहीं कर सकते। तो ये जो है मेरा ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये चीज़ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कोई भी लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट हो तो उस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। अब अगला है क्लोजनेस ऑफ फील्ड। क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं, जितना क्लोजर द लाइंस, जितना लाइंस क्लोजर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाला है मेरा। और जितना हम लोग दूर करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा, क्योंकि जितना हम लोग क्लोजर करेंगे लाइंस मेरा क्लोज आएगा और एक रीजन में उतने ज़्यादा लाइंस इंटरसेक्ट होंगे। पर जितना लाइंस फार होंगे एक दूसरे से तो उतने कम लाइंस, उतने ही रीजन में उतने कम लाइंस क्रॉस करेंगे इसको। इसलिए क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना क्लोजर लाइंस होगा उतना ही स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाला है। अगला प्रॉपर्टी है, इन ए चार्ज फ्री रीजन फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। चार्ज फ्री रीजन का मतलब क्या है? ये एक मेरा सोर्स चार्ज है जिसके वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड को
ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में हम लोग को ऑब्जर्व करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर इस चार्ज के अलावा कोई और चार्ज नहीं है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमेशा चलता ही रहेगा इन्फिनिटी तक। सिमिलरली इधर भी चलता ही रहेगा इन्फिनिटी तक। कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहाँ से गया और यहाँ ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये स्टार्ट हुआ तो ये हमेशा चलता ही रहेगा जब तक कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट ना हो। पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज फ्री रीजन, और चार्ज फ्री रीजन का मतलब दूसरा चार्ज नहीं आ सकता, और दूसरा चार्ज नहीं आएगा तो ये सीधा इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। अगला है दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप्स नहीं फॉर्म करते। क्लोज लूप का मतलब कि कोई भी लूप, कोई भी पाथ जो स्टार्ट हुआ और उसी पॉइंट पे एंड हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसको हम लोग और समझेंगे अगले वाले प्रॉपर्टी में। अगला वाला प्रॉपर्टी क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। यानी कि जो हम लोग मेरा अगला आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड से जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से प्लस क्यू से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा और ये माइनस क्यू पे टर्मिनेट होगा। ये प्लस क्यू से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, ये माइनस क्यू पे टर्मिनेट होगा। प्लस क्यू से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा और ये माइनस क्यू पे टर्मिनेट होगा। कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहा है। क्लोज लूप का मतलब ये यहाँ से यहाँ जाता और ये यहाँ से वापस आ जाता, पर वापस आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता माइनस क्यू टू प्लस क्यू, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस क्यू में रेडियली आउटवर्ड्स और माइनस क्यू में रेडियली इनवर्ड्स होगा। तो क्यों, इसलिए ये जो मेरा सेकेंड लाइन है, ये लाइन मेरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं होगा हमारा। अब अगला टॉपिक है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज का मतलब क्या होता है और टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये चार्ज मेरा क्या था, ये चार्ज मेरा वो चार्ज था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो चार्ज मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। और अगर जिस रीजन में ये इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर अगर हम लोग एक और दूसरा चार्ज ले आए जिससे हम लोग इसका इफेक्ट को ऑब्जर्व करें कि ये कितना फोर्स लगाता है इसके ऊपर, तो ये हम लोग टेस्टिंग के लिए लेके आए, इसलिए इसका नाम है मेरे पास टेस्ट चार्ज। तो स्मॉल क्यू क्या हो गया मेरा, टेस्ट चार्ज। तो अगर हम लोग को पहचानना है तो क्या करना है कि कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज वही होगा जो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज वो होगा जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ड्यू टू फील्ड। अगला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का मतलब कि पूरा का पूरा चार्ज इसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। तो ये क्यू जो चार्ज है ये पूरा का पूरा इसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। अगर एक स्केल है और इस पूरे स्केल में हम लोग के पास क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम लोग पॉइंट चार्ज नहीं कहते, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। पर अगर ये जो पूरा क्यू चार्ज है, ये पूरा क्यू चार्ज एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो कोई भी एक पॉइंट चार्ज है और उसका अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी दूसरे पॉइंट पर, तो क्या करना है हम लोग को, ये जो डिस्टेंस आर है, ये आर मेरा डिस्टेंस है, ये क्यू मेरा सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और जो फॉर्मूला होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो आर कैप है, ये आर कैप मेरा डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड्स या फिर इनवर्ड्स। तो ये डायरेक्शन क्या होगा मेरे पास, रेडियली। अब या तो ये आउटवर्ड्स हो सकता है अगर चार्ज मेरा पॉजिटिव होगा, और इनवर्ड्स हो सकता है अगर चार्ज मेरा नेगेटिव होगा। अब अगर कोई भी सोर्स चार्ज मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर चुका है और इस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, अब यहाँ पर हम लोग एक अगला टेस्ट चार्ज लेके आते हैं यहाँ पर और इसको प्लेस करते हैं, तो इस पर फोर्स क्या एक्सर्टेड होगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस जो होगा इस छोटा चार्ज को, स्मॉल चार्ज, वो होगा E इंटू क्यू। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कूलम्स लॉ से अगर हम लोग देखें तो कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू होता है मेरे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर। और अगर हम लोग स्मॉल क्यू को अलग कर दे तो ये हो जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉमन और इंटू क्यू। और ये जो के क्यू बाय आर स्क्वायर है ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज क्या होगा मेरे पास, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यू का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, क्यू एक
स्केलर क्वांटिटी है, तो मेरा वेक्टर क्वांटिटी ओनली बचा मेरे पास RHS में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा मेरा फोर्स का वही डायरेक्शन होगा। अब इन लॉज से जो रिमार्क्स निकलता है मेरे पास वो क्या है, अगर हम लोग यहाँ से देखें F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी कि E इज इक्वल टू F बाई क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है अगर हम लोग टेस्ट चार्ज के रूप में, तो उस पर जो जितना फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है किसी भी रीजन में, वो रीजन पे उस पॉइंट पे वो फोर्स पर यूनिट चार्ज मेरा क्या डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सेकेंड रिमार्क क्या है मेरे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यानी कि एक कोई सोर्स चार्ज मेरा यहाँ पर हो गया। अब जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे, ये एग्जांपल R1 है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरा R2 है और सिमिलरली ये डिस्टेंस R3 है, तो R3 मेरा बड़ा है R2 और R1 से, तो जैसे ही मेरा डिस्टेंस इंक्रीज होगा 1 बाई डिस्टेंस डिक्रीज होगा और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, यानी कि जितना हम लोग दूर करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वीक होता जाएगा। ये चीज़ हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी से भी देख चुके थे, क्योंकि जितना हम लोग दूर करते जा रहे थे यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रहे थे इस रीजन को वो कम होते जा रहे थे, और जितना हम लोग पास करते जा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस रीजन को क्रॉस कर रहे थे वो ज़्यादा हो रहा था। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करने वाले ज़्यादा हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा हो गया, और जैसे ही हम लोग R को इंक्रीज़ किए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हुआ। सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जैसे ही हम लोग का R का वैल्यू इंक्रीज होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम क्रॉस करेंगे उस रीजन में, और जैसे ही इंक्रीज होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहाँ डिक्रीज होने वाला है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट, अगला जो रिमार्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ क्यू। क्यू क्या है मेरा, टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो वो क्या होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, के तो एक कांस्टेंट है, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ क्यू सोर्स चार्ज, और ये आर यानी कि मेरा डिस्टेंस बिटवीन, मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट का उस सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस है। यहाँ पर कहीं पे भी स्मॉल क्यू नहीं आ रहा है, मेरा टेस्ट चार्ज का वैल्यू नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है। टेस्ट चार्ज का वैल्यू कुछ भी हो, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट नहीं होने वाला किसी भी पॉइंट पे। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज और इनवर्ड्स फॉर नेगेटिव चार्ज। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट फॉर ए फिक्स्ड आर। अगर हम लोग देखें तो एक चार्ज क्यू चार्ज है, अगर इसको किसी एक रीजन में हम लोग प्लेस कर दिए, अब यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी एक पॉइंट पे, तो किसी भी एक पॉइंट पे ये मेरे पास वेरिएबल क्या होता है, पॉइंट हम लोग कहीं पे भी चूज करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल सिर्फ एक आर है, और अगर हम लोग आर को भी फिक्स कर दे, आर को भी हम लोग फिक्स कर दे रहे तो मेरे पास के, ये जो क्यू है ये तो फिक्स्ड है पहले से ही क्योंकि ये मेरा सोर्स चार्ज है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, एक ही वेरिएबल बच गया था मेरा आर स्क्वायर, और अगर हम लोग आर को भी फिक्स कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है मेरे पास फिक्स्ड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास कांस्टेंट आने वाला है। तो फॉर एग्जांपल इसका आर इज इक्वल टू 2 मीटर है, आर इक्वल टू 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास वैल्यू अगर मान लेते हैं हम लोग 10 होने वाला है, तो आर इक्वल टू 2 किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर एक्स वाई जेड प्लेन देखें तो ये जैसे ये एक वाई जेड एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन में ये जो सर्कल दिख रहा है हम लोग को, इस पूरे सर्कल में ओरिजिन पे अगर मेरे पास चार्ज सोर्स चार्ज मेरे पास प्लस क्यू लगा रखा हुआ है, तो पूरे सरकमफेरेंस में कोई भी एक पॉइंट अगर हम लोग ले लें, हर पॉइंट का मेरा डिस्टेंस सोर्स चार्ज से मेरा आर ही आ रहा है, हर पॉइंट का डिस्टेंस मेरा सोर्स चार्ज से आर ही आ रहा है, तो इस पूरे सर्कल में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू, क्यू मेरे पास सेम है हर पॉइंट पे, और मेरा आर स्क्वायर, आर भी हम लोग हर पॉइंट पे सेम ले रहे हैं क्योंकि एक सर्कल है। सिमिलरली अगर हम लोग सेम सर्कल, ऐसे ही एक सर्कल बन सकता है यहाँ मेरा एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में मेरा सर्कल कैसा बनेगा, वो सर्कल मेरा ऐसा बनेगा कुछ, और हम लोग पूरा 3D पूरा एक्स वाई जेड प्लेन तीनों ले अगर एक ही साथ कंसिडर करें तो ये मेरा एक स्फेरिकल सिमेट्री आएगा, यानी कि ये जो एक स्फेयर है, इस स्फेयर में कोई भी एक पॉइंट पे हम लोग देखें तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा मेरे पास आर, जो कि फिक्स्ड है स्फेयर का, तो आर अगर मेरा फिक्स्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कांस्टेंट आएगा, यानी कि इस पूरे स्फेयर में कोई भी 2 पॉइंट जो इसके सरफेस पे लाई करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट P1 और P2 दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है मेरे पास सेम। सिमिलरली एक बड़ा स्फेयर अगर हम लोग बना ले तो इस बड़े स्फेयर में
इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, पर इस स्मॉल स्फेयर और इस लार्ज स्फेयर दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं E1 है और ये E2 है, तो इस बड़े वाले स्फेयर में किसी भी सरफेस, किसी भी पॉइंट पे E2 ही होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, किसी भी पॉइंट पे E2 ही होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और इस स्मॉल स्फेयर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E1 ही होने वाला है। इसलिए ये जो सिमेट्री है इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है मेरे पास KQ/R²। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग को डायरेक्शन के साथ लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम लोग को डायरेक्शन के साथ लिखना है तो हम लोग दो में से किसी एक कन्वेंशन के साथ जा सकते हैं। पहला कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन 1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा आउटवर्ड्स मानना है हम लोग को, और जब हम लोग एक्सप्रेशन में पुट करेंगे Q का वैल्यू, एंड इन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड वी पुट द वैल्यू ऑफ Q अलॉन्ग विथ साइन। हम लोग Q का वैल्यू साइन के साथ पुट करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये है सिचुएशन, तो Q पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो सकता है Q +2 कूलम हो या फिर -4 कूलम हो, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग कन्वेंशन 1 के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटवर्ड्स ही मानेंगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वैल्यू लिखेंगे तो वो होगा KQ/R² AB कैप, क्योंकि आउटवर्ड्स डायरेक्शन मेरे पास क्या दिख रहा है, A to B, ये है आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स क्यों, क्योंकि मेरा सोर्स चार्ज से आउटवर्ड होना चाहिए, मेरे टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, मेरे सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोर्स चार्ज से आउटवर्ड अगर हम लोग लेना है तो AB कैप, ये हो गया मेरा डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स। तो इसमें जो Q है मेरा, ये Q क्या है मेरे पास, अलॉन्ग विथ साइन। इसमें जो Q है मेरे पास, ये है अलॉन्ग विथ साइन। यानी कि अगर Q का वैल्यू मेरे पास +2 कूलम होगा तो हम लोग यहाँ +2 डालेंगे, और अगर Q का वैल्यू -2 कूलम होगा तो हम लोग -2 यहाँ डालेंगे। और जैसे ही -2 डालेंगे मेरे पास क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग -2 डालेंगे E इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू -2/R² AB कैप। और -AB कैप यानी कि जो -AB कैप मेरे पास BA कैप हो जाएगा, -AB कैप यानी कि BA कैप, यानी कि डायरेक्शन मेरे पास ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो मेरे पास एट द एंड सेम बात रहता है। सिमिलरली कन्वेंशन 2 क्या है, कन्वेंशन 2 में हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि जो जब मैग्नीट्यूड की बात आए तो हम लोग Q का सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करने वाले सोर्स चार्ज का, तो K mod of Q/R²। अब यहाँ पर Q चाहे +2 कूलम हो या -2 कूलम हो, हम लोग यहाँ पर क्या पुट करने वाले हैं, हम लोग यहाँ 2 ही पुट करने वाले हैं, क्योंकि mod of +2 या -2 2 ही होने वाला है। और डायरेक्शन जो है वो हम लोग डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी। तो यानी कि अगर मेरा पॉजिटिव हुआ तो अब हम लोग डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर कैसा अज्यूम करेंगे, ये, यानी कि डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा मोड और AB कैप। जबकि अगर Q नेगेटिव हो गया तो इस केस में क्या होगा, ये टूवर्ड्स द चार्ज। यानी कि इस केस में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो मोड इलेक्ट्रिक फील्ड BA कैप, B to A, इसलिए BA कैप। तो इतना समझ में आ गया कि हम लोग को जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना तो हम लोग को डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो या तो हम लोग कन्वेंशन 1 से जा सकते हैं या कन्वेंशन 2 से। कन्वेंशन 2 एक बेटर ऑप्शन है, अगर हमेशा हम लोग को बिना कन्फ्यूजन के जाना चाहते हैं तो कन्वेंशन 2 मेरे अकॉर्डिंग एक बेटर ऑप्शन रहता है हमेशा। और मोड ऑफ E हमेशा तो सेम है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, KQ/R², और Q है मेरा यहाँ पर मोड में कन्वेंशन 2 के लिए। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा, हम लोग अलग अलग पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल एक चार्ज Q1 यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है Q2, और तीसरा चार्ज यहाँ पर है Q3, और हम लोग को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले Q1 की वजह से लेंगे, तो Q1 की वजह से रेडियली फॉर एग्जांपल इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स आने वाला है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मानते हैं ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसको वापस से पॉजिटिव मान लेते हैं, तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ वैल्यू होने वाला है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है, इस डायरेक्शन में होने वाला है। ये हो गया मेरा E1। सिमिलरली Q2 की वजह से किस डायरेक्शन में होने वाला है, रेडियली इनवर्ड्स, और Q3 वापस से पॉजिटिव है तो इसके अलॉन्ग भी क्या होने वाला है, रेडियली आउटवर्ड्स। यानी कि E2 भी इधर होने वाला है और E3 भी इधर होने वाला है। तो अगर हम लोग फाइनल ड्रॉ करें, फाइनल ग्राफ, फाइनल मेरा वेक्टर डायग्राम,
तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहाँ पर आएगा इस पॉइंट P पे, अगर ये पॉइंट मेरा P है तो एक E1 इस डायरेक्शन में आएगा और दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पर होंगे, दोनों का सम अगर हम लोग कर दे तो ये हो जाता है मेरे पास E2 प्लस E3। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से ड्रॉ करें तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आने वाला है, E नेट। तो फिर ये था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यानी कि हम लोग को करना क्या है, हम लोग को सिस्टम ऑफ चार्जेस में हमेशा, चाहे वो फोर्स हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, किसी भी केस में अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस होगा तो एक टाइम पे हम लोग एक ही चार्ज को कंसिडर करेंगे। एक टाइम पे Q1 को कंसिडर करके E1 निकालना है हम लोग को, फिर Q2 को कंसिडर करके E2 निकालना है और Q3 को कंसिडर करके E3 निकालना है, और उसके बाद तीनों का वेक्टर सम करना है। यहाँ स्केलर सम नहीं करना है, वेक्टर सम करना है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। अगर ये फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है 2 और डायरेक्शन कुछ भी हो, और इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है 4 और इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है 6, तो 6 + 4 + 2 12 नहीं होगा इसका नेट, क्योंकि यहाँ वेक्टर एडिशन होने वाला है। तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान देना है। लास्ट टॉपिक जो हम लोग के पास है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिनोट किया जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ये क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मेरे पास सरफेस एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस एरिया हो गया हम लोग के पास। अगर हम लोग E डॉट एस को एक्सपेंड करें तो इसका वैल्यू होता है मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ E, यानी कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर S और कॉस थीटा। थीटा यानी कि थीटा क्या है मेरे पास? थीटा है मेरे पास एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। तो यहाँ पर वेक्टर मेरे पास क्या क्या है? पहला E वेक्टर और एंड S वेक्टर। अब S वेक्टर क्या है मेरे पास? S है मेरे पास एरिया वेक्टर। और अगर हम लोग एरिया देखें तो एरिया हमेशा एरिया हमेशा सरफेस के आउटवर्ड्स आता है नॉर्मली। तो कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस से एरिया वेक्टर जो होगा हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड्स आएगा। अगर सरफेस कुछ ऐसा है तो एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड्स ऐसा आएगा। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम लोग 3 केस से समझे, पहला फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस ऐसा है कि मेरा सरफेस ये रहा, मेरा सरफेस ये मेरा सरफेस है, ये स्क्वायर मेरा सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये जैसा आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा सरफेस का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये है सरफेस एरिया का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच में एंगल मेरे पास थीटा इक्वल टू क्या दिख रहा है? 0। तो यानी कि E डॉट एस अगर हम लोग करते हैं तो E डॉट एस का वैल्यू क्या होगा? मोड E मोड S और कॉस ऑफ थीटा। और कॉस ऑफ थीटा कितना है यहाँ पर? कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 1 होता है, इसलिए ये इसका वैल्यू आ गया मेरे पास मोड ऑफ E मोड ऑफ S। सेकेंड केस जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें क्या है? इसमें अगर हम लोग पिछले केस से कंपेयर करें तो स्लाइट डिफरेंस है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द राइट है, जबकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट है। जबकि नॉर्मल टू द सरफेस अगर हम लोग इस साइड देखें तो नॉर्मल टू द सरफेस हमेशा आउटवर्ड्स इसी डायरेक्शन में आएगा, यानी कि सरफेस एरिया का जो वेक्टर है वो नॉर्मली आउटवर्ड्स इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इस केस में थीटा जो मेरे पास सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होता है वो थीटा मेरे पास आ जाएगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और इस केस में अगर हम लोग फ्लक्स निकाले तो ये तो मेरा फ्लक्स का वैल्यू था यहाँ पर फ्लक्स। इस केस में अगर हम लोग फ्लक्स का वैल्यू निकाले तो फ्लक्स इक्वल टू आएगा E डॉट एस इज इक्वल टू मोड E मोड S कॉस ऑफ 180 डिग्री। और कॉस ऑफ 180 डिग्री हम लोग को पता है -1 होता है, तो अगर हम लोग पुट करें तो ये आ जाएगा माइनस मोड E मोड S। ये आ गया मेरे पास फाई का वैल्यू। थर्ड केस अगर हम लोग कुछ ऐसा ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स अपवर्ड है, तो अगेन सरफेस एरिया जो मेरा वो सरफेस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो सरफेस एरिया अगर मेरा ऐसा ही है तो मेरा सरफेस एरिया का जो वेक्टर होगा नॉर्मली आउटवर्ड्स ही आएगा। और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग दी सरफेस लिए हैं, तो यानी कि दोनों के बीच में एंगल जो मेरा आ गया 90 डिग्री आ गया इस पर। यानी कि E डॉट डी एस क्या होगा मेरे पास? E डॉट एस होगा मेरे पास मोड E मोड S कॉस 90। पर कॉस 90 हम लोग को पता है क्या होता है? 0। यानी कि E डॉट एस क्या हो गया? 0। और E डॉट एस क्या होता है मेरे पास? फाई। यानी कि नेट फ्लक्स 0 होगा अगर
मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में एंगल मेरा 90 डिग्री आने वाला है। नेट फ्लक्स नेगेटिव होगा अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होने वाला है, और नेट फ्लक्स मेरा पॉजिटिव होगा अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आने वाला है। ये सिंपल केसेस थे, स्पेशल केसेस, जिससे हम लोग को समझने में थोड़ा आसानी मिलता कि फ्लक्स का वैल्यू होता क्या है। तो ये था मेरा थर्ड पार्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, और इसके बाद का आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।